देखिए बेटा, कल हमने एक लेक्चर डिस्कस करा था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जिन बच्चों ने इसको नहीं पढ़ा है पहले वो इसको पढ़िए। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है आपके पास एक कॉइल होती है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा। ये एक कॉइल होती है, ऊपर से एक टर्मिनल इधर होता है, एक टर्मिनल आपका स्प्रिंग के थ्रू इधर कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये कॉइल होती है, नंबर ऑफ टर्न्स होती है कॉइल के अंदर। दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल्स। ठीक है, यहाँ से इसको मैग्नेट के अंदर रखा जाता है, नॉर्थ और साउथ। इसका प्रिंसिपल किस पे काम करता है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो क्या एक्सपीरियंस करती है? टॉर्क। क्या एक्सपीरियंस करती है? टॉर्क। ऊपर एक पॉइंटेड कनेक्टेड होता है, यहाँ से ये स्केल बना होता है ऊपर उसके अंदर। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा था NIBA sin थीटा। ठीक है, तो इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, क्या एक्सपीरियंस करेगी? ये टॉर्क। फिर हम इसके अंदर क्या बनाते हैं? रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड बनाने के लिए इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। गुड आफ्टरनून बेटा, आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर क्या है? एक सॉफ्ट आयरन कोर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये मैग्नेटिज्म को पसंद करता है। इससे क्या होता है, जब टॉप व्यू से इसके अंदर देखते हैं तो हमें ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट ले लेते हैं और यहाँ से ये कॉइल है। ठीक है, ये कॉइल है आपके पास इस तरीके से, कैसे भी ले सकते हो। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आएगी इधर से, ठीक है, इस तरह से जाएगी आपके पास। तो ये इसका नॉर्मल होगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है। ये नॉर्मल ऊपर खड़े बार में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो थीटा क्या बन जाएगा? 90 डिग्री। तो रेडियल फील्ड बनाने का इस क्वेश्चन में हमारा टॉपिक क्या होता है? रेडियल फील्ड का मतलब साइन थीटा को रिमूव कर देना। साइन थीटा 1 हो जाएगा कि इसके बीच में नॉर्मल एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। तो टॉर्क उस सिचुएशन में क्या बन जाता है? आपका मैक्सिमम। फिर इसके अंदर हमने एक निकाला था करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। मैंने कहा था कि जैसे इसको अंदर रखेंगे कॉइल के अंदर, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, तो ये वायर जो अपनी पोजीशन साइड से ट्विस्ट हो जाएगी। कॉइल ऐसे रोटेट कर रही है तो ये वायर इस अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट होगी, ये रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी। एक वायर जो है फास्फोरस और बोरेंज की बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये पॉइंटर जैसे ट्विस्ट होगी तो ये पॉइंटर या तो इधर डिफ्लेक्ट करेगा या फिर इधर डिफ्लेक्ट करेगा। इसे बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। तो इसे ये क्या शो करता है? गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन। तो यहाँ से हम निकालते हैं कि रिस्टोरिंग टॉर्क एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें अप्लाइड टॉर्क जो है रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जाता है। NIBA बराबर हो जाता है C थीटा के। C थीटा कैसे आया आपके पास? मान लिया 1 डिग्री रोटेट करा, C क्या? ओरिजिनल कांस्टेंट। C क्या? ओरिजिनल कांस्टेंट। ओरिजिनल कांस्टेंट जैसे स्प्रिंग में होता है ना, स्प्रिंग में तो तुम स्प्रिंग को ऐसे खींचते हो तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो उसको क्या लिखते हैं? F = -kx। तो यहाँ पे फोर्स की जगह किसकी बात करें? टॉर्क की। तो ओरिजिनल कांस्टेंट क्या आ गया? C। यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्विस्ट हो रहा है, पोजीशन से ऐसे रोटेट कर रहा है, तो एंगल क्या आ गया? थीटा। क्या आ गया यहाँ पे आपका? एंगल थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा? I की वैल्यू ये C5 मान लो इसको, ये थीटा यहाँ मानना और इसको 5 मान लो। ठीक है, तो यहाँ से I की वैल्यू क्या बन जाएगी? C5/NBA। एक बात करते हैं इसमें करंट सेंसिटिविटी, जो आज न्यूमेरिकल्स निकालूंगी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, कि छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना। किसी बच्चे के चोट तो इतनी सी आई है, उतने बतंगड़ इतना बना दिया, हाय तो रो के हल्ला मचा दिया कि पता नहीं इसके तो क्या हो गया, गोली लग गई है। ठीक है, तो आपके पास करंट सेंसिटिविटी इसी तरह की सिचुएशन को इंडिकेट करती है कि स्मॉल करंट पे गैल्वेनोमीटर ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करे। स्मॉल करंट पे गैल्वेनोमीटर ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करे। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है आपके पास 5/I। ठीक है, तो 5I की वैल्यू ये रही C5 × NBA। 5 से 5 मर गया, तो करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या आई? NBA/C। इसी तरह बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है? 5/V। ठीक है, V क्या होता है? IR। तो I की वैल्यू आपके पास है C5 NBA
बाई आर, इसको यहाँ पुट कर दो तो ये आ जाएगा NBA/CR। तो ये आई वोल्टेज सेंसिटिविटी और ये आई आपकी करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। ये पूरा वीडियो लेक्चर बनाया मैंने 55 मिनट का इस टॉपिक पे बेस्ड। ये मैंने मोटे मोटे पॉइंट बताए जो आपने पढ़े हैं। ठीक है, किस फिर भी थोड़ा सा बता दे जो न्यूमेरिकल में आज यूज होने वाला है आपका। ठीक है, किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा तो पहले इस वीडियो लेक्चर को पढ़िए, फिर आगे न्यूमेरिकल सोल्व करिए। तो क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम इसके बेस्ड। अभी क्वेश्चन देखिए फर्स्ट इस पे बेस्ड। वीडियो पॉज हो गई, अब सही है। द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर हैज 500 टर्न। ये गैल्वेनोमीटर का फिगर बना देती हूँ अच्छे से, कोर क्लियर। ये टर्न है नंबर ऑफ, ये इसमें क्या बना होता है, स्ट्रिप, एक टर्मिनल एंड ये कनेक्टेड होता है, एक टर्मिनल एंड स्प्रिंग के थ्रू ये कनेक्टेड होता है। इस पूरे को एक चैम्बर में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक कवरिंग करी हुई होती है। ये फास्फोरस और बोरेंस की बनी हुई होती है वायर। ठीक है, इसके अंदर रेडियल फील्ड बनाने के लिए या टॉर्क को मैक्सिमम करने के लिए एक सॉफ्ट आयरन कोर लगा देते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डाया पैरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो सॉफ्ट आयरन कोर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है जो मैग्नेटिज्म को लाइक करता है। लाइक करने का वर्ड का मतलब क्या है, जैसे डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक मटेरियल को फील्ड में रखेंगे तो फील्ड लाइंस को रिपेल कर देगा, वो अपने में से पास होने नहीं देगा। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा, जो सारी फील्ड लाइंस को जो दूर से जा रही है उन सभी को, जो दूर से भी जा रही है सभी फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करके अपने अंदर से घुसा देगा। ये फील्ड लाइंस को पसंद करता है, सीधी भाषा में ये बोल देते हैं। ठीक है, तो जितनी फील्ड लाइंस होगी उतना मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 500। एरिया कितना दे दिया, 3 × 10⁻⁴। ठीक है, टॉर्क कितना दे दिया, 1.5 न्यूटन। तो टॉर्क क्या होता है आपके पास, NIBA। ठीक है, साइन थीटा। तो आपके पास थीटा तो 90 डिग्री होगा। इसने कहा नहीं थीटा के लिए द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इतना, ये कॉइल है, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। तो रेडियल फील्ड की बात कर रहे हैं, वैसे भी एरिया वेक्टर इधर होगा और ये नॉर्थ और ये साउथ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो एरिया वेक्टर थीटा कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री। इसलिए क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं कहा, पर थीटा कितना होगा आपका, 90 डिग्री। तो क्या बन जाएगा, टॉर्क की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5, नंबर ऑफ टर्न्स 500, करंट आई कितना दे रखा है, ये दे रखा 0.5 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, एरिया वेक्टर 3 × 10⁻⁴। मैग्नेटिक फील्ड को सॉल्व कर लो, यहाँ से बताओ कितना आया, 1.5 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 0.5 इंटू 3 × 10⁻⁴। बताओ कितना आ रहा है बी की वैल्यू। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू 20 टेस्ला के आसपास आएगी। कितनी आएगी, 20 टेस्ला। सोल्व कर लेना, बाकी आप देख लेना एक बार क्या आ रहा है कैलकुलेशन रिजल्ट करके, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए, आज में सारे क्वेश्चन मिक्स हो जाएंगे, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर के भी, टॉर्क के भी और मैग्नेटिक मोमेंट के भी, सारे क्वेश्चन करवा दूंगी। ठीक है, जल्दी नोट करिए एक बार इस क्वेश्चन को। समझ आ गया होगा सभी को, ये क्वेश्चन इजी सा ही था, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इस क्वेश्चन में। नोट हो गया, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज आर आइडियल, विच ऑफ दीज properties are ideal, which of these properties are ideal properties, which of these properties are ideal of a material of the wire, of a material of the wire, of a material of the wire used for the suspension of the coil, used for the
suspension of the coil used for the suspension of the coil in a moving coil galvanometer. In a moving coil galvanometer. ऑप्शन ए है आपके पास लो टॉरिजनल कांस्टेंट, टॉरिजनल कांस्टेंट क्या होगा, लो होगा। ऑप्शन बी कह रहा है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है आपसे लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन ई है आपका ऑल ऑफ दी अबव। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखो कल का वीडियो लेक्चर जिस बच्चे ने सुना है उसके लिए इस क्वेश्चन समझना बड़ा इजी है, ठीक है। पिछला देखो मैंने बताया था करंट सेंसिटिविटी IS कितना था, N नंबर ऑफ टर्न्स, NBA/C। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या था, NBA/CR, ठीक है। तो अगर आपको करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है, तो टॉरिजनल कांस्टेंट को क्या रखते हो, लो। टॉरिजनल कांस्टेंट को क्या रखते हो फॉर आइडियल कंडीशन के लिए, लो। तो टॉरिजनल कांस्टेंट लो रहेगा तभी वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। उसने ये कहा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर आइडियल फॉर द मटेरियल ऑफ द वायर, ठीक है। तो कैसा मटेरियल लेंगे जिसकी करंट सेंसिटिविटी ज्यादा हो, आइडियल कंडीशन की वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो, ज्यादा, तो उसका टॉरिजनल कांस्टेंट क्या होना चाहिए, लो। ये बात सही है बिल्कुल, टॉरिजनल कांस्टेंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। फिर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब ऐसा ना हो टूटा फूटा वियर एंड टियर वाली सिचुएशन ना हो वायर के अंदर, बिल्कुल सही बात है, ये होना चाहिए। टेम्परेचर को भी मैंने कहा फास्फोरस बोरेंज या कांस्टेंट मैग्नीन की वायर यूज करते हैं। फास्फोरस बोरेंज या कांस्टेंट मैग्नीन क्या होते हैं, एलॉय, और एलॉय का टेम्परेचर कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है, लो होता है। ये समझाया था टेम्परेचर कोफिशिएंट में। तो एलॉय का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, लो। तो दिस ऑप्शन इज आल्सो राइट, ठीक है। तो अब इतने राइट हो गए तो ये बात समझ आता है, ये तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा। फिर भी देखो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वायर क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। वायर में अगर करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो मैग्नेटिज्म लेस प्रोड्यूस होगा, लेस मैग्नेटिज्म लेस टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो करेगा, अदरवाइज वो करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है। तो आपके पास इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बोलो कुछ डाउट है तो बताइए इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को। ओके बेटा नोट करिए। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर M1 एंड M2, M1 एंड M2। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, ठीक है। टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर M1 एंड M2, मैं अलग अलग लिख देती हूँ। ये M1 है और ये आपका M2 है। M1 की वैल्यू दे रहा है, ये नंबर ऑफ टर्न्स दे रहा है 30, रेजिस्टेंस R दे रहा है 10 ओम, ठीक है। और यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 दे रहा है 40 और रेजिस्टेंस R2 दे रहा है वो आपको 14 ओम, ठीक है। और आपके पास क्या दे रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3.6 10⁻³ -3 मीटर स्क्वायर। A2 भी कितना है
3.6 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास 0.25 टेस्ला। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.25 टेस्ला। फाइंड द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी फॉर टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। माइक ऑफ रखो बेटा, आवाज नहीं चाहिए, ठीक है। 2 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, 2 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दे दिया आपको, ठीक है। एक के लिए नंबर ऑफ टर्न्स इतनी है, रेजिस्टेंस इतना, नंबर ऑफ टर्न्स इतनी है, दूसरे के लिए इतनी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों के लिए क्या है सेम है। तो क्या निकालना है करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना है। देखो इसके लिए करंट सेंसिटिविटी IS1 लिख देती हूँ, इसके लिए करंट सेंसिटिविटी IS2 लिख देती हूँ, ठीक है। तो IS1 बाई IS2 दोनों को क्या पूछा है रेशियो पूछा है आपके पास, तो उल्टा कर लो आप लोग, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी, बस IS2 बाई IS1। ऐसा उसने कुछ नहीं कहा कि 2 से 1 या 1 से, उसने कहा दोनों का रेशियो बताइए बस, ठीक है। तो IS1 की वैल्यू क्या होती, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या था अभी बताया था, NBA ISB इज इक्वल टू NBC। और VS वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या बताया था NBA बाई CR। ये 2 फॉर्मूले थे करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का आपका, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा N, इसको लिखोगे N2B2A2। तो ओरिजिनल कांस्टेंट तो दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है, इंटू C इंटू N1 इंटू क्या बचेगा N1 B1 A1 इंटू C से C क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। अब देखो A1 बराबर है किसके A2 के, तो A1 से A2 क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि A1 और A2 दोनों क्या इक्वल है। मैग्नेटिक फील्ड भी इक्वल है, मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों में क्या है सेम है। यहाँ पे भी 0.25 टेस्ला, यहाँ पे भी कितनी है 0.25 टेस्ला। तो ये कितनी बनी N2 डिवाइडेड बाई N1। N2 कितना है आपका 40 और N1 कितना है आपका 30, तो कितना आ जाएगा 4/3, कितना आ जाएगा आपका 4/3, ठीक है। अब अगला देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी VS2 बाई VS1, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या हो जाएगा N2 B2 A2 CR2। इसी तरह N1 A1 B1 CR1, ठीक है। तो A1 से A2 कैंसिल क्योंकि दोनों बराबर है, B1 से B2 कैंसिल क्योंकि ये दोनों भी बराबर है, C से C कैंसिल, तो क्या बचा N2R1 N1 R2। N2 कितना 40, N1 कितना 30, R1 कितना आपका 10, R2 कितना 14, R2 कितना आपका 14। कटता है वो काट दो, 10 से 10 कैंसिल। इसको 42 ले लो, 40 की बजाय ना कट जाएगा ये 14 पे, 40 ले लो यहाँ पे, इसको भी 40 ले लो यहाँ पे, ठीक है। ये 42/3 30 आ जाएगी, कटता है तो काट दो यहाँ से, ये 6 5 6 6 7 42, तो 7/5 आ जाएगा ये। इसमें ये 42 है ना, तो ये कट जाएगा, शायद क्वेश्चन में 42 है, ये मेरा ध्यान नहीं रहा होगा, 3 से 3 कैंसिल, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा यहाँ से। तो आपके पास ये वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी का क्या आ गया रेशियो आ गया। दिस इज योर करंट सेंसिटिविटी 7/5, दिस इज योर वोल्टेज सेंसिटिविटी 1, ठीक है। सारा डाटा आपको गिवन था, दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन। जल्दी नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके वर्क डन रोटेटिंग द कॉइल, जैसे हमने वर्क डन, जैसे किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो रोटेट कर रहा था तो वर्क डन निकाला था,
देखो मैं पीछे का टॉपिक रिवाइज करवाती हूँ, फिर इसमें जाती हूँ। ये नोट हो गया सभी का? आपने पढ़ा था जब कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करता है तो आपने वर्क डन निकाला था वहां पे। जब कोई डाइपोल था, ये एक डाइपोल था, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था आपने कि एक डाइपोल है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा आपने, ठीक है। उसको किसी एंगल, मान ली पहले ये θ1 एंगल पे रखा था, फिर आप उसको रोटेट करके कुछ ऐसे ले आए और तो ये एंगल बन गया आपका θ2। यहाँ से रोटेट करके और थोड़ा अच्छे से दिखा दूं, मान ली मैं ऐसे ले आई, रोटेट करके इस एंगल पे ले आई, तो ये θ1 एंगल और ये बना आपका θ2। चीज 0 ही बन रहा है हमारे पास, ये 180 बन रहा है, ठीक है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था जब कोई डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करता है तो वर्क डन होता है। वर्क डन की वैल्यू थी टो इंटू डी थीटा। रोटेशन के केस में वर्क डन की वैल्यू क्या होती है? टो इंटू डी थीटा। ये +1 की 5th यूनिट में पढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, रोटेशन में, और यहाँ पे भी बताई मैंने, ठीक है। तो आपके पास जो टॉर्क की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी? पी साइन थीटा। कुछ ऐसी वैल्यू आई थी वर्क डन के लिए, रोटेट करने के लिए आपके पास कितनी आई थी? पी कोस थीटा। कितनी आई थी? पी कोस थीटा वर्क डन की वैल्यू। जैसे ये एक पर्टिकुलर कंडीशन में था, बाकी क्या थी? पी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। याद आ रहा है किसी को? ऐसा कुछ एक्सप्रेशन पढ़ा था हमने कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन से जब डाइपोल रोटेट करता है तो हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे डाइपोल का काम कौन कर रहा है? आपका कॉइल, ठीक है। कॉइल जब रोटेट करेगी तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो हम बात करेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग द कॉइल। यहाँ से आईआईटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। वैसे आपके बोर्ड में भी एक्सप्रेशन आता है यहाँ से, ठीक है। तो आपके पास वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट द लूप, क्वेश्चन है, लिख लो वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट द loop perpendicular to its plane, perpendicular to the plane, ठीक है। ठीक है, about an axis और लिख लेना, work required to rotate the loop about its own axis, perpendicular to the plane, ठीक है। देखो अब हमने पढ़ा था कि ये आपके पास कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने ये एक्सप्रेशन समझाया था आप लोगों को कि कॉइल जब इसके अंदर रोटेट करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। तो मान लें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है कॉइल में, करंट कॉइल में आपका इस तरीके से क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है आपके पास। ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हाँ बोलो बेटा। देखो ये कॉइल है, कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ था, ठीक है। आपके पास ऐसे, तो ये किसी एंगल थीटा पे थी, कॉइल को क्या करते हैं? रोटेट कर दिया। कॉइल को क्या करते हैं? किसी एंगल पे आपने रोटेट कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है या नहीं है आपके पास? तो जैसे मैं इस पोजीशन को यहाँ पे ऐसे दिखा देती हूँ थोड़ा टेढ़ा करके, ये ए से बी करंट ऐसे जा रहा है। तो मैं अगर इस कॉइल की बात करूँ, मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे ले ली, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ले लो, ठीक है, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास करंट किधर जा रहा है? ए पॉइंट पे ऊपर जा रहा है, तो आउटवर्ड लगा दो यहाँ पे डॉट, और बी पे करंट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे क्रॉस लगा दो। ये ओरिजिनल पोजीशन थी, ये पोजीशन आपकी ओरिजिनल है, ये पोजीशन यहाँ पे ओरिजिनल है। ओरिजिनल का एरिया वेक्टर ऐसे, ठीक है, ओरिजिनल का एरिया वेक्टर ऐसे होगा। अब इसको इस पोजीशन से थोड़ा ट्विस्ट कर दिया आपने, पोजीशन से ट्विस्ट कर दिया, तब आपके पास ये एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा आपके पास। ये आपने मान लिया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे थी, तब आपके पास ये एंगल क्या बना हुआ? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में ये एंगल क्या बना आपका? थीटा। ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा। अब मान लिया आपने थोड़ा सा, अब देखो ऐसे समझो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये समझो ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है। एक बार कॉइल ऐसे रखी है, अब कॉइल को तुमने रोटेट कर दिया तो ऐसे हो गई, एक बार और रोटेट कर दोगे तो ऐसे हो जाएगी। तो वो कॉइल रोटेट कर रही है ना इस तरीके से, तो ये आपके पास इसके एक्सिस,
ये एक्सिस और प्लेन के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा इस कॉइल का, ये रहा एरिया वेक्टर, तो ये एंगल क्या बना थीटा। कॉइल को रोटेट कर दिया, एरिया वेक्टर ये आ गया, तो ये एंगल क्या बना आपका थीटा। अब आपने कॉइल को डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे रोटेट कर दिया, तो मान लिया आपने कोई थोड़ा सा डी थीटा एंगल और थोड़ा इधर कर दिया, कॉइल को इस पोजीशन से थोड़ा और इधर क्या करते हैं रोटेट कर दिया, तो क्या बन गया आपके पास ये डी थीटा। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, अरे वही बात करिए ना कि वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल कितना लगा आपका थीटा। पहले ही कि आपके पास कोयल पहले ही मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना था, थीटा था। अब कोयल को थोड़ा और रोटेट कर दिया डी थीटा एंगल पे, कितने एंगल में रोटेट कर दिया आपका डी थीटा पे। जैसे आपके पास तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या होता है टोर इंटू डी थीटा, वर्क डन क्या होता है टॉर्क इंटू डी थीटा। तो देखो आपके पास कोयल में करंट ऐसे जा रहा है, कोयल में करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अंगूठा किधर जाएगा आपके पास, इस डायरेक्शन में। तो आपके पास ये डायरेक्शन किसकी आएगी, कोयल की, ये डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक मोमेंट की। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, जिस डायरेक्शन में कोयल रोटेट करे, जिस डायरेक्शन में कोयल रोटेट करे, कोयल पहले इस पोजीशन पे थी, यहां से मान लिया वो इधर चली गई, यहां से इधर चली गई, तो टॉर्क किधर लगा, इस कोयल में देखो, इधर देखो, इस कोयल, इसमें देखो, इसमें समझ आएगा अच्छे से। ये आपकी कोयल है, करंट की डायरेक्शन और थंब क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो टॉर्क किधर लगा इस कॉइल में, ऊपर, टॉर्क किधर लगा आपका ऊपर, ठीक है। तो टॉर्क तो ऊपर है, ठीक है। और ये डी थीटा देखो आप इधर मूव कर रहे हो अपोजिट डायरेक्शन, कोयल के क्या कर रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो टॉर्क क्या आ जाएगा आपके पास, तो टॉर्क तो किधर है आउटवर्ड, और डी थीटा किधर है आपका इनवर्ड। देखो ये क्रॉस लगा हुआ इधर, इधर क्या लगा हुआ क्रॉस, तो डी थीटा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्रॉस की डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका क्रॉस। ये बात आपको इस डायग्राम से अच्छे से समझ नहीं आई, मैं दोबारा से बताती हूँ, क्योंकि आपको ये लगता है पता नहीं मैडम ने क्या कर दिया। फिर से सुनिए, ये एक कॉइल है, देखो फिगर में रियल में बता देती हूँ मैं, रियल, ठीक है। ये एक कॉइल है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे, तो इसका टॉर्क ऊपर लगेगा, टॉर्क ऊपर की डायरेक्शन में होगा, अरे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन यही तो होगी जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी, एम बी साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क ऊपर लगा, इसका टॉर्क किधर लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में, इसका टॉर्क किधर लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लिया ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। पहले इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा था, टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अभी, ठीक है। अब देखो इसका एरिया वेक्टर किधर है, इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड। तो इसके एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इस सिचुएशन में एंगल कितना बना, 90 डिग्री। कितना एंगल आपके पास, 90 डिग्री। अब मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने इस कॉइल को थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा ऐसे, ठीक है। तो देखो ये कॉइल पहले ऐसे थी, पहले ये ऐसे रखी थी, अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो आपके पास देखो, आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये इसका एक्सिस है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे आ जाएगा। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में भी एंगल पहले कितना बन रहा था, 90, जो सीधा आ रहा था। अब देखो जब ये सीधा था तो एरिया वेक्टर बिल्कुल बाहर ऐसे आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब आपके पास कंसिडर कर ले, ठीक है। cos 180 ये माइनस आ गया, टॉर्क की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, NIBA sin थीटा इंटू डी थीटा। तो आपके पास वर्क डन 1 से 2, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 1 से 2 कितना होगा, NIBA तो कांस्टेंट है, इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये माइनस लग रहा है साथ के साथ, ठीक है। तो ये थीटा 1 पोजीशन से कितने पे रोटेट कर दिया, थीटा 2 पोजीशन पे। तो वर्क डन फ्रॉम 1 से 2 कितना आएगा, माइनस NIBA। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस थीटा। तो माइनस कोस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 इंटीग्रेशन, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। इतना नोट करिए, नहीं समझ आते अगर बताइए बेटा मेरे को, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हो गया, आगे देखो एक बार। तो वर्क डन कितना आ जाएगा आपके पास, 1 to 2 NIBA
को अपर लिमिट cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये वर्क डन आ गया NIBA cos थीटा 2 माइनस cos, I इंटू ए क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, N इंटू आई, N नंबर ऑफ टर्न्स, I इंटू ए क्या बन गया, मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये बन गया MB cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, cos थीटा 1, नोट करो इतना, फिर आगे डिस्कस करते। ये cos थीटा 1, ठीक है। फिर इसके केस देखते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि थीटा 1 कितना था आपके पास 90 डिग्री और थीटा 2 कितना आपका थीटा है, ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 1 से 2 आपका MB cos थीटा, cos थीटा, ठीक है। उल्टा ले लो इसको, थीटा 2 को 90 डिग्री ले लो और थीटा 1 को आप लोग इस, क्योंकि हम इसी पोजीशन से बात करते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक मिनट रुकना, ये क्या आएगा आपके पास, अगर मान लिया मैंने थीटा 1 को कितना ले लिया 0 और थीटा 2 को कितना ले लिया 90 डिग्री, मतलब क्या हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, पहले कोइल ऐसे रखी हुई है, तो आपके पास ये कोइल ऐसे रखी है और एक बार कोइल ऐसे रखी हुई है, ठीक है। तो कोइल का एरिया वेक्टर इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो थीटा क्या बना यहाँ पे 0। अब कोइल का एरिया वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो थीटा कितना बना 90 डिग्री। तो पहले कोइल ऐसे रखी हुई थी, थीटा 1 कितना था 0, उसको रोटेट कर दिया, उसको रोटेट करके ऐसे ले आए, तो ये एंगल कितना बन गया आपका 90 डिग्री। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 100 होके, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से, ये पोजीशन जनरली हम यूज करते हैं, बाकी ये जनरल एक्सप्रेशन आ चुका 1 to 2 माइनस MB cos थीटा, कितना आ जाएगा ये 1 to 2 MB cos थीटा। अब इसका जनरल एक्सप्रेशन पे आ जाओ, 1 to 2 एक्सप्रेशन क्या आपका MB cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है। आपके पास वर्क डन जो है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन जो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होती है dW के, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, किसके बराबर होगी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, क्या बनेगा माइनस MB cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है। अब मान लिया U इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे मनती है, केस बना दिया, बाकी रिजल्ट यही है। मान लिया कि इनिशियल रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 और UF किसके बराबर है U के, UF किसके बराबर है आपका U के, और थीटा 2 कितना आपका 90 डिग्री थीटा और थीटा 1 कितना आपका 90 डिग्री, तो आपके पास U की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस MB cos थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी माइनस M डॉट B, माइनस M डॉट B, क्या लिख सकते हैं माइनस M डॉट B। अब यहाँ पे एक केस बनेगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल, जैसा कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या आपका अनस्टेबल होगा। देखिए एक बार आपके पास ये वर्क डन आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन करके आपने, ठीक है। अब आपने कोई भी जनरल केस मान लिया कि मान लिया थीटा 1 क्या था 0, देखो ये कोइल है, ये कोइल का एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो थीटा क्या बना 0। ये कोइल ऐसे है तो कोइल का एरिया वेक्टर तो इधर ही होगा ना आपके पास, अरे ये बोर्ड है, इसका एरिया वेक्टर तो हमेशा आउटवर्ड ही रहेगा ना, ठीक है। तो अब एंगल कितना बना इनके बीच में 90 डिग्री, तो थीटा 1 0 थीटा 2 कितना बना आपका 90 डिग्री। तो वर्क डन की ये सिचुएशन लिख दिया मैंने बस, ठीक है। अब आप कुछ भी ले सकते थे इसमें, अब ये भी कह सकते थे थीटा 1 90 डिग्री है, थीटा 2 0 है, वो अलग अलग केस बन जाता। थीटा 1 90 लिख लो, थीटा 2 0 लिखोगे तो यहाँ बन जाएगा माइनस प्लस MB cos थीटा, ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पे 1 to 2 वर्क डन हो रहा है, ये जनरल एक्सप्रेशन है। वर्क डन जो है वो किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर। ये एक्सप्रेशन बड़े अच्छे से पढ़ते हैं आप लोग, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन में रिलेशन, ठीक है। अब आपके पास UF माइनस UI चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया,
अब ये एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं, लेट अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है जीरो और फाइनल क्या आपकी यू है, फाइनल कितनी है यू है, तो थीटा 2 मान लिया आपका थीटा के बराबर और थीटा 1 कितना मान लिया 90, कि इनिशियली वो परपेंडिकुलर थी फिर वो पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड की, कि इनिशियली मान लिया वो परपेंडिकुलर थी ऐसे और फिर वो क्या हो गई पैरेलल। तो अब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा m डॉट बी, तब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा m डॉट बी। बताइए अभी समझ आया या नहीं आया? u क्या आया माइनस m डॉट बी, ठीक है, वहां पे p डॉट ई आता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या आता था माइनस p डॉट ई, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, अगर थीटा कितना बन जाए जीरो, तो इसको लिखोगे तो माइनस एम बी कोस थीटा, तो u की वैल्यू क्या बन गई एम बी माइनस एम बी, अगर थीटा की वैल्यू जीरो है। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, कैसा होगा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर केस सेकंड तो देखो ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर थीटा की वैल्यू मैं 180 डिग्री ले लूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एम बी कोस 180 डिग्री, और कोस 180 कितना होता है -1, माइनस माइनस प्लस, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव इसका मतलब इस केस में इक्विलिब्रियम कैसा होगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब तो समझते हो ना सारे बच्चे, या नहीं समझता? कोई ऐसा भी है नहीं समझता हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक में बड़े अच्छे से समझा रखा है, बताइए, अरे बताइए। अरे ओ पप्पू भाई कौन है ये, व्हाट इज दिस? कौन सा निकल है ये? ये पप्पू कौन है ये? फालतू की बकवास करने आते हो क्या यहाँ पे, पढ़ने आते हो? चला गया? आगे से आएगा तो बताती हूँ। एक बार ये समझ आ गया सभी को, जल्दी नोट करिए। फिर न्यूमेरिकल देखिए इस पे बेस्ड। ये देखो जो टॉर्क डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता था वैसा ही केस है, जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया, आगे देखो क्वेश्चन देखो इस पे बेस्ड। क्वेश्चन देखिए, कार्तिक माइक ऑफ रख। क्वेश्चन देखो इस पे बेस्ड। फिगर रिप्रेजेंट द four position of current carrying coil, four position of current carrying coil. Figure represent the four position of current carrying coil. ये माइक ऑफ रखो बेटा। Figure represent the position of current carrying coil in a magnetic field directed towards the right. In a magnetic field which directed towards the coil, towards right लिखो, towards right, which directed towards the right. The direction of area vector of the coil n represent
and represent the direction of area vector of coil. Direction of area vector of coil. The correct order of the potential energy is. The correct order of the potential energy is. ऑप्शन ए। ये आपके पास पहले फिगर देख लो। फिगर में ये एक कॉइल है, ये एन है इस डायरेक्शन में, ठीक है। फिगर में ये एक कॉइल है, ये एन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। फिगर में ये एक कॉइल है, ये एन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। फिगर में एक कॉइल है, ये एन आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है सब में। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? टुवर्ड्स राइट। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? टुवर्ड्स राइट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है आपकी? टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। तो अब आपके पास ये डायरेक्शन ऐसे, ध्यान रखना, ये ऐसे, ये एन कैप, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर बताना है। फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, ग्रेटर देन थर्ड, ग्रेटर देन फोर्थ। ऑप्शन बी, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड इज इक्वल टू थर्ड इज इक्वल टू फोर्थ इज इक्वल टू फोर्थ। अरे जब तुम्हें 1000 बार कह रखा है ये। कीड़े लड़के मैं क्या करूँ तो? बेटा माइक ऑफ रखो, कोई नहीं, छोड़ो आप जो बात। ऑप्शन सी है आपका, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, थर्ड ग्रेटर देन फोर्थ, ग्रेटर देन सेकंड। ऑप्शन डी है आपका, फर्स्ट लेस देन सेकंड लेस देन फोर्थ इज इक्वल टू फिफ्थ इज इक्वल टू थर्ड। तो ये चार ऑप्शन आपको गिवन है। ये क्वेश्चन आपका आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन आपका ये। बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए अभी जो कंसेप्ट समझाया ना उसी पे बेस्ड है। अभी जो मैंने आप लोगों को कंसेप्ट समझाया है उसी पे, कि यू पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? माइनस एम डॉट बी। यू पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? रेफरेंस जो मानते हैं वो क्या मानते हैं? माइनस एम डॉट बी। तो देखो यहाँ पे थीटा कितना बना? ये ऑप्शन लिख लिया, मैं हटा दूं नीचे से। एक बार ऑप्शन लिख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक बार नीचे से हटा देती हूँ, ठीक है। लिख लिया, हो गया। अब देखो ऑप्शन, यहां से देखो क्वेश्चन में, ये एन और ये बी, इसमें थीटा कितना बना? 180 डिग्री। थीटा कितना बना? 180 डिग्री। तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस एम बी कोस 180। देखो मैं एक करके कर, कोस 180 माइनस 1, ये ध्यान रखो कि कोस 180 या कोस पाई माइनस 1 होता है और कोस 0 1 होता है, बस इस बात को ध्यान रखना है। तो यू की वैल्यू क्या आ गई? एम बी। यहाँ देखो ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो थीटा कितना हुआ? 90। तो यू की वैल्यू क्या हो गई? 0। यू की वैल्यू क्या हो गई? 0। यहाँ देखो इन दोनों में ऑब्ट्यूस एंगल है। क्या है? ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यू की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी आपकी। यू की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा? नेगेटिव। ये एंगल देखो कितना बना? थीटा लेस देन जिस, देखो ये बी है, ये बी है और ये आपके पास, तो ये एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? लेस देन 90 डिग्री। यू की वैल्यू कैसी बन जाएगी आपकी? पॉजिटिव, ऑब्ट्यूस होगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू लेस देन 90 मतलब यू की वैल्यू कोस 90 से कम वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। कोस 0 1 90 तक कोस की वैल्यू कैसी रहती है? पॉजिटिव। तो ये यू की वैल्यू कैसी आएगी आपकी? पॉजिटिव। तो बताओ सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी यहाँ पे आपके पास? सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? सॉरी ऑब्ट्यूस
नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा भाई। अरे नेगेटिव है ना, देखो फॉर्मूले में नेगेटिव है ना। cos लेस देन 90 पे पॉजिटिव, cos थीटा, थीटा अगर लेस देन 90 है तो cos थीटा कैसा आया? पॉजिटिव। cos थीटा कैसा आया? पॉजिटिव। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो cos थीटा कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कैसा होगा? ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90, ऑब्ट्यूस मतलब ग्रेटर देन 90। ये वैल्यू नहीं दी उसने कुछ भी, ठीक है, तो ये वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। ये वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। ठीक है, ये वैल्यू क्या है आपके पास? लेस देन 90, तो लेस देन 90 मतलब cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, वैसे कैसे आ जाएगा आपका? नेगेटिव। कैसे आ जाएगा आपका? नेगेटिव। तो अब बताइए, देखो ये एमबी 180 में तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी, तो 1 सबसे ज्यादा होगा, 1 सबसे ज्यादा होगा। फिर देखो ये नेगेटिव है आपके पास, ये वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, फिर सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी होगी आपके पास? कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? थर्ड वाली वैल्यू सबसे ज्यादा होगी आपके पास। अरे थर्ड वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना, तो वो वैल्यू सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा। फिर वैल्यू कौन सी होगी आपके पास? ये फिर कौन सी वैल्यू होगी? सेकंड। फिर कौन सी होगी आपके पास? फोर्थ। जो नेगेटिव वाली है वो सबसे बाद में आएगी, नेगेटिव वाली वैल्यू सबसे बाद में आएगी आपके पास। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू क्या आएगी? सबसे बाद में आएगी आपके पास। तो देखो मैं बता देती हूँ, U1 क्या है? एमबी, U2 क्या आया आपका? 0, U3 क्या आया आपका? पॉजिटिव, और U4 क्या आया आपका? नेगेटिव। ठीक है, तो ऑर्डर बताना था। क्या बताना था आपका? ऑर्डर। अब वो ऑप्शन में देख लेना, मैंने तो अपनी मर्जी से ऑप्शन, कोई नहीं है तो नन लिख देना उनके अकॉर्डिंग, कोई भी नहीं है उस ऑप्शन में तो आप नन लिख देना। ठीक है, एक बार बताइए, देखो फिर से देखो, ये एंगल देखना था, ये एंगल 180 डिग्री, तो cos 180 ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये थीटा 90, तो ये 0 हो गया, ये क्या हो गया आपका? 0 हो गया आपके पास। ठीक है, ये वैल्यू कुछ ना कुछ ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब 0 से 0 या 0 से ज्यादा आएगी आपकी ये वैल्यू। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू आएगी लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी आपके पास ये। ठीक है, और ये वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। तो ये सबसे लास्ट में जाएगा, ये सबसे लास्ट में, फर्स्ट वाला सबसे पहले, क्यों? वो सबसे ज्यादा है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, फिर ये वैल्यू। बोलो समझ आया क्वेश्चन या समझ नहीं आया? बताइए एक बार बेटा। आगे हमें नोट करिए जल्दी से क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, वो भी आपका कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए नोट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए ट्राइंगुलर लूप ऑफ साइड, क्वेश्चन है ए ट्राइंगुलर लूप ऑफ साइड ए, ट्राइंगुलर लूप ऑफ साइड ए carries a current I, it is placed in a magnetic field, carries a current I, it is placed in uniform magnetic field B, it is placed in uniform magnetic field B such that plane of the loop make an angle 30 degree, such that plane of the loop makes an angle 30 degree with the magnetic field, ठीक है, पूछ रहा था टॉर्क ऑन द लूप इज, द टॉर्क ऑन द लूप इज, ऑप्शन ए लिखिए,
ये क्वेश्चन जो बच्चा कर देगा उसको कंसेप्ट समझ आ गया। √3/4 IBA स्क्वायर, √3/4 IBA स्क्वायर, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, IBA स्क्वायर। ऑप्शन नंबर IBA स्क्वायर √3/8। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास √3/2 IBA स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 है 3/8 IBA स्क्वायर। बताइए, सबको एक चांस दिया मैंने सोल्व करने का इस क्वेश्चन को कि क्या क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए ट्रायंगुलर लूप ऑफ साइड ए कैरीज ए करंट I, इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लिया कुछ ऐसे, कैसे मान लो, किधर भी मान लो। ठीक है, लूप सच दैट इट मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द लूप मैग्नेटिक फील्ड। ये प्लेन है ना, प्लेन मतलब कि ये इस प्लेन के पैरेलल है, इसको ऐसे ट्विस्ट कर दो जैसे मैंने अभी दिखाया। ये देखो इधर, ये देखो, ये प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 30 डिग्री है। और आपको क्या निकालना है, टॉर्क। क्या निकालना है, टॉर्क। देखो टॉर्क क्या होता है, आप जो गलती कर रहे हो देख लो, MB sin थीटा, यही होता है ना, या टॉर्क इज इक्वल टू NIA B sin थीटा। ठीक है, एरिया, इसका एरिया कितना होता है, √3/2। कितना होता है इसका एरिया, स्क्वायर साइड बराबर है तो इक्विटोरियल ट्रायंगल हो जाएगी, इक्विटोरियल ट्रायंगल हो जाएगी, साइड बराबर है तो एरिया क्या हो जाएगा, ए। तो n नंबर ऑफ टर्न्स 1 मान लेती हूँ मैं, नहीं दी तो 1 मान लेती हूँ। ठीक है, I √3/2 A B A स्क्वायर इंटू B साइन, यहाँ 60 डिग्री आएगा, ना कि यहाँ पे आपका 30 डिग्री आएगा। ये एरिया √3/4 होता है इक्विटोरियल ट्रायंगल का। इक्विटोरियल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 A स्क्वायर। कितना होता है, √3/4 A स्क्वायर होता है आपके पास एरिया। ठीक है, तो देखिए अब यहां से आपके पास क्या बनेगा, ये साइन 60 क्यों लिया, क्योंकि तुम्हें एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वेक्टर देखना है, ना कि प्लेन के साथ। ये थीटा एंगल किस, ये एंगल जो 30 डिग्री दिया है ना, ये प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल दिया है 30 डिग्री। तुम्हें किसके साथ एंगल देखना है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ये प्लेन ऑफ द लूप हमेशा एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर रहेगी, और एरिया वेक्टर हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, बताओ। एरिया वेक्टर, दिस इज योर एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड में पहले एंगल इतना है, लेकिन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे हमेशा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, अब क्या हो रहा है, देखो क्वेश्चन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, ध्यान से देखो। ये इस प्लेन का एरिया, एरिया वेक्टर बाहर, ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इधर ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ऐसे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आपके प्लेन है, प्लेन ऐसे, प्लेन के पैरेलल रेड वाला मार्कर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 30। तो मैग्नेटिक फील्ड वाला ये पेन और इसके बीच में एंगल कितना बचेगा आपका, 60 डिग्री तो बचेगा। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, अरे भाई इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के साथ एंगल कितना बना रहे हैं, 30 डिग्री का। तो एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के, ये एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है या नहीं है, एरिया वेक्टर ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर है। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ये मेरी उंगली मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैं एक लाइन लगा देती हूँ यहाँ पे, देखो ऐसे, ये प्लेन है, ये रेड वाला पेन, ये इसका एरिया वेक्टर, और ये मेरी उंगली मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो ऊपर वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री, ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये प्लेन है, ये एरिया वेक्टर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री के, और एरिया वेक्टर प्लेन के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल कितना बचा आपका, 60 डिग्री। ये एंगल कितना बचा आपका, 60 डिग्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब सुनिए, यहां से क्या बन जाएगा, ये I
आई ए स्क्वायर बी रूट 3/4 साइन 60 कितना होता है? साइन 60 रूट 3/2, तो कितना आ जाएगा 3/8 आई बी ए स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। ऑप्शन डी इज राइट। इसलिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पूछा हुआ क्वेश्चन। उसने प्लेन के साथ दिया है, तुम्हें एरिया वेक्टर के साथ एंगल चाहिए, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए तुम्हें। नोट करिए क्वेश्चन को। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की वीडियो लेक्चर का जल्दी से। मैम इतना कितना होगा देखिए एक बार। आपने वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकाला? एम बी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। इसको देखो थीटा 2 और थीटा 1 में अगर कंफ्यूजन होता है किसी बच्चे को तो इसको ऐसे याद रख लो, एम बी कोस थीटा एफ माइनस कोस थीटा आई, कोस थीटा आई फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो वो कह रहा है पहले थीटा कितना है आपका 0, फिर कितना हो गया 180 डिग्री, तो वर्क डन कितना हो जाएगा एम बी, ठीक है, कोस थीटा फाइनल कितना 180 डिग्री, कोस 180 माइनस कोस 0, तो ये आ जाएगा माइनस एम बी कोस 180 माइनस -1, तो माइनस का 2 एम बी। ऑप्शन में एम बी नहीं दे रखा, ऑप्शन में दे रखा है आपको आई ए स्क्वायर, तो 2n नंबर ऑफ टर्न है, m को क्या लिख सकते हो i इंटू ए, ठीक है, इंटू बी, ठीक है। एरिया ऑफ द कॉइल क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, तो 2n आई बी पाई आर स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन लिख दूं मैं, उसमें ऑप्शन में दे रखा पाई एन आई बी ए स्क्वायर, ऑप्शन बी में 2 पाई एन आई बी ए स्क्वायर, एक ऑप्शन दे रखा 3 पाई एन आई बी ए स्क्वायर, ऑप्शन डी -2 पाई एन आई बी ए स्क्वायर, दैट इज योर ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर या आर स्क्वायर, वो ए लिख लो आर लिख लो, रेडियस ए दे रखी है क्या उसने, आर ही तो दे रखी थी ना, आर ही है तो आर लिख लो, ये रेडियस आर है तो आर लिख लो ये। ठीक है, समझ आ गया ये सभी को? क्वेश्चन इजी सा ही था, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, जल्दी नोट करिए। ठीक है बेटा, समझ आ गया क्वेश्चन? ठीक है, आज के लिए इतना ही।